हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 1 मॉड्यूल डी का चैप्टर 16 शुरू करेंगे। इसके बाद बस एक और चैप्टर बचेगा, चैप्टर 17। बाकी कुछ नहीं होगा इस पूरे पेपर में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पैरा बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए, बैंक के पास कई मतलब बैंकिंग के अलावा अन्य एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी अधिकार होता है, जिसे बोलते हैं पैरा बैंकिंग। ये जो अन्य सर्विसेज होती हैं ये सारी पैरा बैंकिंग में आती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, एजेंसी बिजनेस बाय बैंक्स, ब्रोकिंग सर्विसेज जो कमोडिटी ट्रेडिंग एजेंट्स को देते हैं वो सब, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड को स्पॉन्सर करना, लीज और हायर परचेज जो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, फैक्टरिंग का काम जो होता है वो, फोरफिटिंग का काम होता है वो, प्राइमरी डीलरशिप जैसे पीडी वाला ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलरशिप पढ़ा है हम लोगों ने, अंडर राइटिंग एक्टिविटीज मतलब किसी के शेयर्स वगैरह लॉन्च करना, इसके अलावा म्यूचुअल फंड का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, पेंशन फंड को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विस, पोर्टफोलियो को मैनेज करना, ये सारा काम किसमें आता है? पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है, जो कि बैंक कर सकते हैं बशर्ते उनके पास आरबीआई, सेबी, इरडा या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनकी परमिशन होनी चाहिए। ब्रोकिंग सर्विसेज भी इसमें आती हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है। चेक राइटिंग फैसिलिटीज जो होती है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के लिए, वो सब इसमें आता है। जो पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनके लिए बैंक को जो भी जिनके लिए वो एलिजिबल है वो या तो वो डिपार्टमेंटली कर सकते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने बैंक में बना सकते हैं, या फिर अलग से उस पर्पस के लिए सब्सिडरीज भी सेटअप कर सकते हैं। जो भी बैंक सब्सिडरी सेटअप करते हैं इन पर्पस के लिए उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल मस्ट होता है, लेना ही लेना होता है। ठीक है, जो इससे संबंधित गाइडलाइंस हैं सब्सिडरी सेटअप करने के लिए वो सेक्शन 19(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी हुई हैं। बैंक्स जो है उनको इस बात की भी इस बात के लिए परमिशन है कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो भी प्रोवाइड कर रही कंपनीज में, उन कंपनीज में इक्विटी भी होल्ड कर सकती हैं। साथ ही साथ जो कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही हैं उनमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक इक्विटी होल्ड कर सकती है। मतलब और वो लिमिट कितनी है वो किस में दिया है? जैसे कि परमिशन के लिए सब्सिडी सेटअप करने के लिए 19(1) में दिया है, ऐसे ही लिमिट कितनी आप होल्ड कर सकते हैं एज ए इक्विटी वो 19(2) ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया हुआ है। फैक्टरिंग आप लोग को पता है क्या होता है भाई, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं नहीं, उनको रख लेते हैं, फिर बोलते हैं इसके बदले में आप 95 रुपीज़ ले लो। मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ पहले, प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट द प्रीवियस वीडियोस। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होती हैं जो कि बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उनसे मतलब है हायर परचेज, लीज हायर परचेज हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्विपमेंट आपने लिया उसको किराए पर दिया, उसके किराए से ही ईएमआई आ रही है, वो सब प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल फंड आप लोगों को ऑलरेडी पता है, म्यूचुअल फंड किससे कंडक्ट हो रहे हैं? म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1990 से, अभी लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है। पेंशन फंड मैनेज करना, ये भी इसका मतलब है पेंशन फंड को मैनेज करना, वो काम भी पैरा बैंकिंग में आता है। पोर्टफोलियो मैनेज करना मतलब कि जो भी स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं जो हैं, वो सारी चीज़ों को सेबी के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह काम करना। रेफरल सर्विसेज का मतलब होता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सेल करने में मदद करना, मतलब रेफर करना उसके लिए। ठीक है, इंश्योरेंस नहीं, अन्य थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एज ए सब्सिडियरी करता है, तो उसमें क्या क्या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है? मतलब प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? बचाव के लिए, मतलब पहले से ही वो होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला हाल है। तो प्रूडेंशियल का मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बैंक को एज ए सब्सिडरी इन्वेस्ट करने के लिए। पहली बात, लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी कंपनी में बैंक करता है तो उस कितना कर सकता है? अगर वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है मैक्स टू मैक्स कितना? 10% ऑफ द बैंक पेड अप कैपिटल। ये नहीं कि बैंक के पास 1,000 करोड़ है पूरा 1,000 ना, सिर्फ जो भी उसका शेयर पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व से उसका सिर्फ 10% ही वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है आफ्टर, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिडरी। जो भी एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का होगा फैक्टरिंग सब्सिडरीज में, वो भी कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 10% हो सकता है। बैंक को किसी भी हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड के लिए अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ वो टाई अप कर रहा है या सब्सिडी बना रहा है उसके अपने नाम से, तो 49% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे आपका फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 10% है, उसके बाद आपका फैक्टरिंग कंपनीज के लिए 10% है, उसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एनबीएफसी उनके लिए कितना? मैक्स टू मैक्स 49% है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोजर, बैंक्स को मोर देन 10% इक्विटी नहीं ले सकते किसमें? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज में। अगर किसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी अदर देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो उसमें बैंक का जो एक्सपोजर है वो 10% से ज्यादा इक्विटी में नहीं हो सकता है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं उसमें कैटेगरी 3 है, तो उसमें बैंक्स को इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है। कैटेगरी 1 और 2 में कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी 3 में बैंक्स को अलाउ नहीं है। बैंक्स को कोई भी चीज़ करने से पहले जो आरबीआई से परमिशन लेनी है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस केसेस में जो परमिशन है वो कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी कंपनी में हो रहा है जो कि ऑलरेडी फाइनेंस सर्विस में एंगेज है, बैंक के पास उसका क्या होना चाहिए? मिनिमम जो प्रेस्क्राइब
प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल है, मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो CCB होता है एज पर बेसल नॉर्म, वो फुलफिल करना चाहिए। शेयर होल्डिंग जो बैंक की है उस इन्वेस्टमेंट में वो लेस देन 10% ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी पेड अप कैपिटल से ज़्यादा उससे से ही होनी चाहिए, मतलब 10% ज़्यादा नहीं हो सकती है। प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI नहीं रिक्वायर्ड है यदि जो आप इन्वेस्ट जिस कंपनी में कर रहे हो उसमें हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कंपनी में अगर चीज़ें रखी गई हैं, मतलब अगर कोई भी चीज़ें उसमें फाइनेंस सर्विसेज जो कंपनी दे रही है उसमें इन्वेस्टमेंट अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज से है और जो 90 डेज से ज़्यादा हेल्ड नहीं किया जा रहा है तो उसमें प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रायर परमिशन इस केस में भी चाहिए अगर आप कैटेगरी 1 और 2 में इन्वेस्ट कर रहे हो। कैटेगरी जैसे हमने कहा ना AIF कैटेगरी 3 में तो आप कर ही नहीं सकते इन्वेस्ट, लेकिन अगर 1 और 2 में कर रहे हो तो भी प्रायर परमिशन चाहिए, और मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में 49% था, बाकी सब में 10% है, इसको रट लीजिए। बैंक अगर सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करती है फॉर द पर्पस ऑफ लीजिंग और हायर परचेस तो भी उसे प्रायर अप्रूवल RBI कंपलसरी है। ये हम लोग पहले लीज और हायर परचेस बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट द इसी मॉड्यूल में, मॉड्यूल D में ही है, आप चाहें तो पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बैंक्स में जो इक्विपमेंट और लीज और हायर परचेज या फैक्टरिंग कंपनीज के लिए इन्वेस्ट करेगा उसमें बैंक एज अ प्रमोटर काम नहीं कर सकता, ये चीज कंपलसरी, मतलब एज अ प्रमोटर काम नहीं करेगा, इन्वेस्ट कर सकता है बट प्रमोटर नहीं बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कुछ सेलेक्ट ब्रांचेस में ही ये काम हो सकता है, जिस फैसिलिटी मतलब ओवरऑल सारे बैंक में नहीं, इसके सेलेक्ट ब्रांचेस, फैक्टरिंग में वैसे मैंने पढ़ा है कि सेलेक्टेड ब्रांचेस में ही काम होता है ये वाला। बैंक को एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें उसका इक्विपमेंट का लीजिंग, हायर परचेज और फैक्टरिंग सबका एक पोर्टफोलियो, ये नहीं कि मतलब 100 रुपए है तो पूरे के पूरे फैक्टरी में नहीं लगाने, कुछ फैक्टरी में, कुछ लीजिंग में, कुछ हायर परचेज में। इस तरह से कहा है कि एक पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा इन तीनों चीजों के लिए। बैंक्स को एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी पड़ेगी इस पर्पस के लिए, लीजिंग बिजनेस के लिए, जो कि बोर्ड द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। फैक्टरिंग सर्विसेज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या ये फैक्टरिंग होता है, क्या ये हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग फैक्टरिंग और फोरफिटिंग चैप्टर में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट में बता दें, जब आप अपना जो सेलर है जब वो अपने बिल्स को जाकर के बैंक के पास गिरवी रख देता है या बेच देता है तो उसको फैक्टरिंग और फोरफिटिंग में लेते हैं, मतलब 100 रुपए की जगह 90 रुपए ले लो और जाओ भाई। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ठीक है, बैंक एंड फैक्टर्स जो है वो कॉमन बोरोवर्स की इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ये मतलब कंडीशंस है। मतलब देखिए डबल फाइनेंसिंग बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई एक है उसने एक ही बिल यहाँ भी अप्लाई किया, एक बैंक A में भी अप्लाई किया और बैंक B में भी अप्लाई कर दिया, तो दोनों जगह से अगर उसको पैसा मिल गया तो डबल फाइनेंसिंग नहीं हो गई। इसलिए बैंक और फैक्टर जो है क्योंकि जो सेलर है वो थर्ड पर्सन है ना, बैंक और फैक्टर अलग पर्सन है, तो बैंक और फैक्टर को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी बोरोवर्स की, जिससे कि ये प्रॉब्लम समझ कुछ सिविल की तरह समझ लीजिए। बोरोवर्स को सेपरेटली एक डिक्लेरेशन देना होगा अपने बुक डेप्ट जो उनके प्रपोज्ड हैं, फैक्टर्स जो हैं वो चीज़ हैं, और तभी उसके बाद ही उनको बैंक असेस करेगा कि बैंक क्रेडिट के लिए उचित है कि नहीं, और तब उनको देगा। जो बोरोवर बैंक है वो भी बोरोवर से पीरियोडिकल सर्टिफिकेट लेगा फैक्टर्स रिसीवल्स के बारे में, मतलब जिन भी फैक्टर्स में वो इन्वॉल्व है उसके लिए एक पीरियोडिकल सर्टिफिकेट बोरोवर से लेगा। कौन लेगा? बैंक लेगा, जिससे कि डबल फाइनेंसिंग अवॉइड की जा सके। फैक्टर जो है वो भी अपनी लिमिट सैंक्शन करने से पहले बोरोवर से जो भी कंसर्न बैंक है उससे डिटेल्स ले सकता है, जिससे कि क्रॉस चेक हो सके उसका सर्टिफिकेट और उसका डिक्लेरेशन क्रॉस चेक हो सके। अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन किसी का भी डिफॉल्ट होता है इसमें, तो ये इन्फॉर्मेशन इनको किसको देनी है, फैक्टरिंग वाली जो चीज़ है किसको देनी है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को देनी है, जिससे कि उसके सिविल में ये चीज़ आ सके। ठीक है, प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस क्या होता है? प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस बेसिकली के लिए एक सब्सिडरी बनानी पड़ेगी बैंक को, जो और वो एज ए NBFC रजिस्टर होगा। ठीक है, प्राइमरी डीलरशिप के लिए एज ए NBFC रजिस्टर होगा। इसके बाद वो प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस कर सकता है, डिपार्टमेंटली भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए वो है डिपार्टमेंट कौन देखता है? RBI IDMD डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखता है अगर डिपार्टमेंटली हो रहा है, अदरवाइज सब्सिडी सेटअप कर लो एज ए NBFC। जो प्राइमरी डीलर होता है वो RBI का रजिस्टर्ड एंटिटी होता है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने का अधिकार होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी बेचे तो PD बनना आपका जरूरी है, बैंक PD बनता है। ठीक है, प्राइमरी डीलर दो तरह के प्राइमरी डीलर्स होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, एक होता है बैंक प्राइमरी डीलर। तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर जो होता है बेसिकली वो या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सब्सिडरी होती है, या तो वो इंडिया में भी हो सकती है, अब्रॉड की भी हो सकती है, या फिर कोई कंपनी इस पर्पज से इनकॉर्पोरेट करी गई हो एज पर कंपनीज एक्ट और NBFC की तरह से रजिस्टर हो, तो वो भी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? पहला तो है कि कम से कम नेट ओन फंड 1000 करोड़ होना चाहिए उस बैंक का। CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो 9% होना चाहिए। पिछले 3 साल का जो पिछले जो नेट NPA है वो 3 साल तो 3% होना चाहिए, और प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड पिछले 3 साल का होना चाहिए। अंडर राइटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? अंडर राइटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक का, मर्चेंट बैंक का, वो सब मतलब शेयर्स को इशू करना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको करने के लिए एक मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री होती है जो अपनी सब्सिडरी
उसी के थ्रू कंपनीज को चीज़ें प्रोवाइड करती है, उसे क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग सर्विसेज बोलते हैं। जो अंडर राइटिंग सर्विसेज होती है वो कॉर्पोरेट शेयर, डिबेंचर, पीएससी बॉन्ड कहीं पर भी प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल फंड है, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग।